धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरे पास 16-17 मिनट है महोदय, और मैं आभारी रहूँगा यदि मैं अपना निर्धारित समय पूरा कर सकूँ। शुक्रिया। बस आज मैं खड़ा हूँ महोदय, कृपया आज मैं अपनी पार्टी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की ओर से भारी मन से लेकिन पूर्ण उद्देश्य स्पष्टता के साथ 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हूं। संसदीय लोकतंत्र के कामकाज के परिसमापन की अध्यक्षता करने के कारण ये कितनी विडंबना है। असल में यह दैवीय कर्म ही है कि मैं महिला सांसद, जिसे इस महिला विरोधी सरकार ने अवैध रूप से निशाना बनाया, आचार समिति ने गलत निष्कासित किया, जिसे निष्कासित करने का अधिकार नहीं था। एक प्रस्ताव के बाद जहां मुझे बोलने नहीं दिया गया, अध्यक्ष ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन कर मुझे अपना बचाव नहीं करने दिया। आज मैं उसी अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में अपनी पार्टी की ओर से बहस शुरू कर रहा हूं। आप कर्म से भाग नहीं सकते। डॉ अंबेडकर ने कहा था कि संसद विपक्ष की है और सरकार को हमेशा कटघरे में होना चाहिए। उन्होंने इसे जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कसौटी पर कहा था। अध्यक्ष की भूमिका एक तटस्थ, मध्यस्थ और सदन की व्यवस्था बनाए रखने वाले की होती है। यह संसद के कामकाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जॉन बर्को, यूके हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर, ने कहा, मैंने कभी स्पीकर बनने की इच्छा सिर्फ इसीलिए नहीं की कि मैं यह कह सकूं या अपने बच्चों को बता सकूं। तो यह अहंकार की बात नहीं हो सकती, यह व्यक्तिगत विरासत का मामला नहीं हो सकता। यह पद उससे कहीं बढ़कर है। यह भारत के लोकतंत्र की जीवंतता और असहमति वाली आवाजों की शक्ति के लिए एक उपयुक्त श्रद्धांजलि है कि 1954 में लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। उस पर सत्ताधारी दल के आधिकारिक प्रवक्ता के पक्ष का खुले तौर पर समर्थन करने का आरोप था सभी मामलों में, और यह लोकसभा के कामकाज के लिए एक गंभीर खतरा था। तब प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने बहस में भाग लेते हुए कहा था कि विपक्ष को सरकारी पक्ष से ज्यादा समय मिलना चाहिए। आज हम किस परंपरा का पालन कर रहे हैं? अगले दशक में 1966 में तत्कालीन अध्यक्ष सरदार हुकुम सिंह के खिलाफ दूसरा अविश्वास प्रस्ताव आया था और आरोप था कि वे मनमाने ढंग से ऐसे सवालों को अनुमति नहीं दे रहे थे जिनसे प्रधानमंत्री, मंत्रियों, शीर्ष नेताओं और सरकारी अधिकारियों को गंभीर शर्मिंदगी हो सकती थी। क्या यह जाना पहचाना लगता है? क्या यह जाना पहचाना लगता है या नहीं? 20 साल बाद 1987 में फिर से तत्कालीन स्पीकर बलराम जाखड़ के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया गया था। प्रस्ताव लाने वाले थे भविष्य के एक स्पीकर सीपीएम के सोमनाथ चटर्जी, और उन्होंने कहा कि संसद उतनी ही खतरे में है एक खामोश संसद से जितनी की कार्यकारी तानाशाही से। यही बात सोमनाथ चटर्जी ने कही थी। संकल्प जाखड़ के उन फैसलों की आलोचना करता था जिन्होंने सांसदों को स्थगन प्रस्ताव लाने के अधिकार से वंचित किया। आज हमारे पास क्या है? हमारे पास माननीय अध्यक्ष हैं जिन्होंने एक भी स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी है। हर सुबह हम यहां आते हैं और एक अटके हुए रिकॉर्ड की तरह हम क्या सुनते हैं? किसी भी स्थगित प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं दिया गया। हर सुबह हम यही सुनते हैं। लेकिन तुम्हें कुछ पता है, पिछली 3 बार कुछ अलग था। क्या हुआ? पिछली तीनों बार कार्यवाही की अध्यक्षता के लिए एक उपाध्यक्ष थे। मावलंकर के मामले में अनंत शयनम आयंगर थे, जो उन दिनों 1954 में लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। 1966 में हुकुम सिंह के मामले में तत्कालीन उपाध्यक्ष एसवी कृष्णमूर्ति राव थे। उन्हें कार्यवाही की अध्यक्षता करने का मौका नहीं मिला क्योंकि प्रस्ताव लाने वाले मधु लिमये खुद 50 लोगों का समर्थन नहीं जुटा पाए, इसलिए प्रस्ताव विफल हो गया। 1987 में बलराम जाखड़ के मामले में उपाध्यक्ष एमओ थंबीदुरई ने अध्यक्षता की। लेकिन आज हम क्या देखते हैं? कोई उपाध्यक्ष नहीं है। 17वीं और 18वीं लोकसभा में पिछले 7 सालों से उपाध्यक्ष का पद खाली रखा गया है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 93 स्पष्ट कहता है कि लोकसभा शैल शब्द का प्रयोग करते हुए यथाशीघ्र सदन के 2 सदस्यों को क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी। यदि पद रिक्त होता है तो तुरंत दूसरा चुना जाएगा।
संविधान का अनुच्छेद 95 तो है। इसमें क्या कहा गया है? यह कहता है अध्यक्ष की अनुपस्थिति में या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में यदि वह भी अनुपस्थित है तो सदन द्वारा निर्धारित कोई अन्य व्यक्ति सदन की किसी भी बैठक की अध्यक्षता करेगा। आज जिस चीज सब पर जब बहस शुरू हुई हमने क्या देखा? वहां बैठे वर्तमान अध्यक्ष का अनादर किए बिना कोई सहमति नहीं थी। सदन की भावना का ध्यान नहीं रखा गया कि कार्यवाही की अध्यक्षता कौन करेगा। 18वीं लोकसभा के माननीय अध्यक्ष ने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। दुर्भाग्य से उनमें से कोई भी गरिमापूर्ण नहीं रहा है। वे सदन की तथाकथित गरिमा की बात करते हैं, पर अब स्थिति यह है कि अध्यक्ष के सदन में आते ही गरिमा सदन से चली जाती है। आज हम यहीं खड़े हैं। मैं पहले माननीय अध्यक्ष के शर्मनाक रिकॉर्ड का वृहद स्तर पर विश्लेषण करूंगा और फिर सूक्ष्म स्तर पर इसकी पड़ताल करूंगा। तो आइए पहले वृहद बिंदु पर नजर डालते हैं। लोकसभा के नियमों और कार्यवाहियों के नियम 377(a) के तहत निलंबन। अब पहले हमारे पास क्या था? पहले नियम 374 था, जिसके अनुसार किसी भी निलंबन के लिए औपचारिक प्रस्ताव लाना पड़ता था। 2001 में अटलजी की एनडीए सरकार 374(a) लाई, जो अध्यक्ष को गंभीर अव्यवस्था में बिना औपचारिक प्रस्ताव के तत्काल निलंबित करने का अधिकार देता है। और यह नियम मौजूदा स्पीकर ने इसका जिस तरह दुरुपयोग किया है, यह लोकतंत्र का घोर विरोधी है। यह वह सब है जो लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। दिसंबर 2023 में बिरला जी ने भारतीय संसद के इतिहास का सबसे बड़ा सामूहिक निलंबन किया, 100 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर। इस एक घटना ने अकेले ही 2004 से अब तक के सभी लोकसभा निलंबनों का 40% से अधिक हिस्सा बनाया। पिछले 20 सालों में एक ही दिन में उन्होंने कुल का 40% निलंबित कर दिया। और उसने ऐसा क्यों किया? हमारी गंभीर या बड़ी गलती क्या थी? हम संसदीय सुरक्षा में सेंध पर सरकार से बयान चाहते थे। क्या यह राष्ट्रीय महत्व का विषय नहीं था? आप हमें बताएं। इसे निष्पक्ष और तटस्थ बहस होने दें। अब इन सांसदों के निलंबित होने पर बिरला जी ने बिना ठोस चर्चा के 3 आपराधिक संशोधन बिलों को पारित कराया। मैं कहूंगा कि वह लोकतंत्र का गला घोंटने में आपराधिक रूप से दोषी है, आपराधिक रूप से लोकतंत्र का गला घोंटने में दोषी। लेकिन यह घटना उनके लिए कोई एक बार की बात नहीं थी। 2004 से लेकर आज तक मैंने आप सभी को सुना है। श्रीमान पाल, हम आपसे अब और बात नहीं कर सकते। हमने आपको सुना है, कृपया इसे हटा दें। आपराधिक शब्द रिकॉर्ड से हटाया जाता है। नहीं सर, सुरेश जी, सर आपराधिक शब्द रिकॉर्ड से हटाया जाता है। इसे हटा दीजिए, इसे हटा दें। इससे वह अपराधी कम नहीं होगा, इसे हटा दें। पर यह घटना, इस घटना से यह कृपया महोदय, यह स्पीकर के लिए कोई इकलौती घटना नहीं थी। 2004 से लेकर आज तक लोकसभा में 245 निलंबन की कार्रवाई दर्ज की गई और इस कुल के आधे 120 निलंबन अकेले बिरला जी ने की। और इतना ही नहीं, वह एकमात्र स्पीकर हैं जिन्होंने केवल विपक्षी सांसदों को निलंबित किया है। इन 120 में से 100% 17वीं लोकसभा में 112 और 8 और अकेले बिरला जी ने 120 निलंबन किए हैं और वे सभी लोकसभा के विपक्ष के सदस्य थे। 0 एनडीए। अब हम पिछले स्पीकरों के आंकड़े देखते हैं। देश को ये आंकड़े जानने का अधिकार है। सोमनाथ चटर्जी के समय में 2004 से 2009 तक केवल 5 सांसद निलंबित हुए। नियम 377(a) का कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। 5 में से 4 को एमपी लैड्स में अनियमितताओं के कारण और 1 को एमपी दौरे पर अनुचित व्यवहार के कारण निलंबित किया गया था। सोमनाथ चटर्जी यूपीए के उम्मीदवार थे। उन्होंने सदन में हंगामे की अध्यक्षता की। तब आडवाणी जी विपक्ष के नेता थे, पर उन्होंने कभी किसी सांसद को निलंबित नहीं किया, न ही उनकी आवाज दबाई। उन्हें हेडमास्टर कहते थे क्योंकि वे सांसदों को हमेशा डांटते थे। उन्होंने यहां तक कहा कि आप सब इतना दुर्व्यवहार कर रहे हैं, आप पर जनता का एक पैसा भी खर्च ना हो। फिर भी उन्होंने कभी किसी को निलंबित नहीं किया। फिर मीरा कुमार जी की बात करते हैं। वह भी यूपीए की उम्मीदवार थीं। वह 2009 से 14 तक स्पीकर थीं, जब सुषमा स्वराज जी विपक्ष की नेता थीं। माननीय सांसद महोदय, मैं आपको फिर याद दिलाना चाहता हूं कि किसी भी सांसद को अध्यक्ष निलंबित नहीं करते, सदन निलंबित करता है। माननीय मार्शल द्वारा आपको यह याद दिलाया गया, मुझे खुशी है सर, और मैं आपकी बात मानूंगा और कहूंगा। प्रक्रिया है, कार्यविधि है, प्रक्रिया है, ठीक है, कार्यविधि है। उन्होंने इसकी अध्यक्षता की।
विधि का पालन होता है। सर क्या मैं जी सर उन्होंने इसकी अध्यक्षता की। सर माननीय मार्शल के हस्तक्षेप के बाद मैं अपनी शब्दावली बदलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शायद हमें पैनल में 10वां सदस्य जोड़ना चाहिए। हमें पैनल में 10वां सदस्य जोड़ना चाहिए। नहीं खैर मैं मजाक कर रहा हूं सर। नहीं मैं मजाक कर रहा हूं। ठीक है जी सर। जरा रुकिए, जरा रुकिए। नहीं, ये ऐसे नहीं चल सकता, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। सर मैं वापस आता हूं, माफी चाहता हूं सर, मैं वापस आता हूं। जी सर ठीक है, जी सर ठीक है, उसे निलंबित कर दिया गया, उसे नियमानुसार निलंबित कर दिया गया। एक सेकंड जी सर, बिरला नहीं। इस तरह की चालाकी भरी टिप्पणियां हटाई जानी चाहिए और मैं अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे सदस्य को इस तरह की चालाकी भरी टिप्पणी से सीधे रहने की चेतावनी दें। नहीं, एक सेकंड, नहीं, मैं पूरी तरह सहमत हूं। मैं आज सबसे पूरी तरह सहमत हूं। मैं सहमत हूं, टिप्पणियां अध्यक्ष के विरुद्ध हैं। सर ठीक है, जारी रखिए, हटा दीजिए सर। स्वागत जी समझिए, ये बातें अध्यक्ष के खिलाफ हैं। महोदय अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। लेकिन बातें के खिलाफ हैं। महोदय हम अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। जाहिर है टिप्पणियां अध्यक्ष के खिलाफ होगी। कृपया मुझे बात पूरी करने दें महोदय, कृपया मुझे बात पूरी करने दें। सुरेश जी कृपया मुझे बात पूरी करने दें। वेणुगोपाल जी कृपया मुझे बात पूरी करने दें। नहीं सर, कृपया गलत मत समझिए, उन्हें प्रस्ताव पर बात करनी थी, लेकिन वह अब अध्यक्ष पर टिप्पणी कर रही हैं। यह बिल्कुल ठीक नहीं है सर। वह अब आपसे बैठने के लिए कह रही हैं। ठीक है सर। ठीक है सर। तो जब मीरा कुमार जी भी यूपीए उम्मीदवार थी, वो स्पीकर थी 2009 से 14 तक। सुषमा स्वराज जी एलओपी थी। उन्होंने कुल 45 सांसदों को निलंबित किया, लेकिन इनमें से 70% यूपीए के थे। ज्यादातर अपनी ही पार्टी के कांग्रेस सांसद थे, क्योंकि वे आंध्र प्रदेश के बंटवारे का विरोध कर रहे थे। केवल 30% अन्य पार्टियों से थे। सुमित्रा महाजन जी ने 2014 से 19 तक अपने कार्यकाल में 73 सांसदों को निलंबित किया। उनमें से 33%, 25 कांग्रेस सांसद ललित मोदी मुद्दे पर थे। बाकी 67% एआईएडीएम के सांसद कावेरी मुद्दे पर और टीडीपी सांसद। फिर से महोदया, मैं आपको फिर याद दिला दूं, एक प्रक्रिया है, कार्यवाही है, सदन ही तय करता है, सदन ही तय करता है। सर आप बस टोक रहे हैं। सर ये कार्यवाही की अध्यक्षता है। दूसरा मुख्य बिंदु, सर मुझे आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि आप अपनी बात को ठीक नहीं कर रहे हैं। हाँ नहीं सर, ठीक है सर। हाँ दूसरा मैक्रो पॉइंट। अरे वेणुगोपाल जी, सर माननीय सांसद ने आपसे अनुरोध किया है कि उन्हें न टोकें, वे पहले ही कह चुकी हैं। नहीं, दूसरा मुख्य बिंदु सर, स्पीकर की देखरेख में संसदीय स्थायी समितियों को जांच के लिए भेजे जाने वाले विधेयकों की संख्या में गिरावट। मुझे अपनी शब्दावली बदलने दें। संसदीय स्थायी समितियां 1993 में किस लिए बनाई गई थी? विधेयकों की जांच करने के लिए। 14वीं और 15वीं लोकसभा में हमारी यूपीए सरकारों ने 60% और 71% विधेयक संसदीय स्थायी समिति को भेजे। 2014 में क्या हुआ? 2014 से 2019 तक 16वीं लोकसभा में केवल 27% विधेयक भेजे गए। पिछली लोकसभा में क्या हुआ? 16% बिल ही भेजे गए। इस लोकसभा में जैसा चल रहा है, शायद सिंगल डिजिट हो जाए। अब आइए इसका विस्तृत विश्लेषण करें। लोकसभा में विपक्ष के नेता के पद को संसद में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते अधिनियम 1977 के तहत वैधानिक मान्यता दी गई। इसका दर्जा कैबिनेट मंत्री के समान है। राम सुभग सिंह बक्सर बिहार से चौथी लोकसभा में कांग्रेस ओ के पहले मान्यता प्राप्त विपक्ष नेता थे। यह कामराज मोरारजी देसाई सिंडिकेट था। यह पहली बार था जब किसी दल ने संसद में 10% सीटें जीती थीं। पहले वैधानिक एलओपी सीएम स्टीफन थे, जो केरल के इडुक्की से सांसद थे। पद को वैधानिक मान्यता मिलने के बाद से 12 एलओपी रहे हैं। 3 बार यह पद खाली रहा। इन 12 में से 6 कांग्रेस, 5 भाजपा और 1 बाबू जगजीवन राम जनता पार्टी से थे, जो काफी समान रूप से वितरित रहा है। भाजपा के हर विपक्ष के नेता L.K. आडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, सुषमा स्वराज जी को सदन पर विपक्ष के अधिकार की भावना से पर्याप्त संसदीय समय और महत्व मिला। उन्हें इससे वंचित नहीं किया गया। 2012 में सुषमा स्वराज जी, तब लोकसभा में भाजपा नेता, ने कहा था, संसद को काम न करने देना भी लोकतंत्र का एक रूप है, जैसे कोई और रूप। ये हमने भी देखा है।
तो लोकसभा में पिछले अध्यक्षों ने न केवल विपक्ष के नेता बल्कि वरिष्ठ सदस्यों को भी बहस में बोलने की अनुमति दी है। उदाहरण के लिए पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी जब चामांसी में समाजवादी जनता पार्टी के एकमात्र सदस्य के रूप में वापस आए तो उन्हें अक्सर बोलने दिया जाता था। मार्च 1957 में बीजू पटनायक जी ने हस्तक्षेप किया। मध्य प्रदेश के भाजपा सांसद सुंदरलाल पटवा ने दावा किया कि जनादेश देवेगौड़ा के लिए नहीं बल्कि भाजपा के राष्ट्रवाद का था और भाजपा को सरकार बनानी चाहिए। बीजू पटनायक ने तीखे ढंग से हस्तक्षेप करते हुए कहा, आप लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं, क्या आप राष्ट्रवाद जानते हैं? आप नहीं जानते। उनका राष्ट्रवाद देश को 20 टुकड़ों में तोड़ रहा है। पटनायक को न बैठने को कहा गया, न ही तत्कालीन अध्यक्ष ने सदन स्थगित किया। इसकी तुलना मौजूदा स्पीकर से करें। पिछली 17वीं लोकसभा में उन्होंने या उनकी देखरेख में विपक्ष के सदस्यों के माइक बीच वाक्य में बंद करने की कला में महारत हासिल की। करदाताओं के पैसे से चलने वाला संसद टीवी हमें पूरी तरह से ब्लैकआउट कर देता है और जब हम खड़े होते हैं और वह कहते हैं कि यह एक तकनीकी खराबी है तो ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन मैं बस इसे बता रहा हूं। हम विपक्षी सदस्यों के बीच यह एक मजाक बन गया है कि जब हम शून्यकाल या पूरक प्रश्न के लिए खड़े होते हैं तो हमें 30 सेकंड में यह कहकर रोक दिया जाता है, संक्षेप में बोलिए, संक्षेप में बोलिए। और सत्ता पक्ष के सदस्यों को अंतहीन बोलने, हम सभी के खिलाफ निराधार आरोप और झूठ बोलने की अनुमति है। सरकार ने संसदीय लोकतंत्र का तमाशा बना दिया है और अगर अध्यक्ष मिली भगत वाले रिंग मास्टर बनते हैं तो भारतीय लोकतंत्र के लिए यह बहुत दुखद दिन है, बहुत दुखद। 25 मार्च को इंडिया ब्लॉक के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष से मुलाकात की। हमने 12 मुद्दे उठाते हुए एक पत्र प्रस्तुत किया जिसमें उपाध्यक्ष की नियुक्ति में विफलता, विपक्ष के नेता और अन्य नेताओं को बोलने का अवसर न देना और बीएसएससी के निर्णयों की अवहेलना शामिल थी। माननीय अध्यक्ष ने अपने कार्यकाल में विपक्ष की आवाज को व्यवस्थित रूप से दबाया है और इस तरह 41 करोड़ भारतीयों की प्रतिनिधि आवाज का गला घोंटा है। हम यहां उन्हीं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने मणिपुर पर चर्चा की अनुमति नहीं दी। चर्चा के लिए हमें अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। आपको याद है, मुझे मणिपुर के सांसद डॉ बिमल लकाइजा याद हैं। वे आधी रात के करीब खड़े हुए और अपनी आवाज में इतनी पीड़ा के साथ बताया कि मणिपुर राज्य को राष्ट्रीय चेतना से इस हद तक बाहर कर दिया गया है कि वह अदृश्य हो गया है। उन्हें आधी रात को समय देना पड़ा। जब बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी इस सदन में खड़े हुए और उन्होंने साथी सांसद दानिश अली को कहा, मैं ये शब्द दोहरा रहा हूं क्योंकि देश को याद रखना होगा कि ये इसी सदन में कहे गए थे, उन्होंने उन्हें कटवा मुसलमान आतंकवादी कहा। बिरला जी ने कुछ नहीं किया। आपने दानिश भाई को ही नहीं बल्कि इस देश के 20 करोड़ मुसलमानों को भी निराश किया जो इस मिट्टी पर माथा टेकते हैं। इस मामले में रमेश बिधूड़ी ने शेष कार्यकाल मजे से पूरा किया। उन्हें कभी निलंबित नहीं किया गया। बिरला जी ने बिहार में विशेष गहन समीक्षा पर चर्चा की अनुमति नहीं दी, केवल बड़े चुनावी सुधार पर चर्चा होने दी। अब कुछ राष्ट्रीय महत्व के हर मामले पर हमें स्थगन प्रस्तावों और बहसों से रोका गया है। हर एक पर मैं नहीं मान रहा, वह एक सांसद है, वो मंत्री नहीं है, मैं उनकी बात नहीं मान रहा। हर एक पर हिंडनबर्ग मुद्दे और सरकार के गठजोड़ पर आपने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। हमारे क्षेत्र में चीनी आक्रामकता पर आपने एक प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। एक तरफा भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर हमें अमेरिकी राष्ट्रपति से पता चला कि एक व्यापार समझौता हुआ है। सरकार ने हमें नहीं बताया, आपने एक प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। एप्स्टीन फाइलों में एक मौजूदा मंत्री का नाम 430 बार आया है। दुनिया भर में कईयों के सिर कटे हैं, आपने हमें चर्चा नहीं करने दी। जब भी हम बंगाल के सांसदों ने जवाब मांगे हैं कि केंद्र सरकार बंगाल को फंड से क्यों वंचित कर रही है, हमारे लोगों को उनके वाजिब हक से क्यों वंचित किया जा रहा है, स्पीकर ने सत्ता पक्ष के सदस्यों और मंत्रियों को हमें व्यवस्थित रूप से परेशान करने, अपमानित करने और नीचा दिखाने की अनुमति दी है। 2 फरवरी को बिरला जी ने एलओपी के धन्यवाद प्रस्ताव में बाधा डाली। नियम 319 और 355 का हवाला देते हुए सेना अध्यक्ष के संस्मरणों से एक लेख उद्धृत करने पर रोक लगाई। पहले एलओपी को प्रमाणित करने को कहा, फिर उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। फिर भी 4 फरवरी को सत्ता पक्ष द्वारा मुख्य बाधाकर्ता नामित एक भाजपा सांसद ने सदन में किताबें पेश की और 3 मिनट तक जारी रखा। तो फिर नियम संख्या 340 9 लागू नहीं होता था। यह बिल्कुल अकल्पनीय है। पक्षपात का यह प्रदर्शन कि माननीय अध्यक्ष ने इस सदन को सूचित किया कि उन्होंने प्रधानमंत्री को सदन में न आने की सलाह दी थी क्योंकि महिला सांसदों से खतरा है। 1 मिनट सर, और काम है। प्रधानमंत्री इस सदन में आने से घबराते हैं और
और अध्यक्ष इस बेतुके ढंग से उनका बचाव कर रहे हैं, बालू जी। महिलाओं को नीचा दिखा रहे हैं बिना किसी माननीय आधार के। सांसद श्री टी.आर. बालू जी। नहीं नहीं सर, मेरी बात खत्म नहीं हुई। 1 मिनट, आखिरी बात है। स्पीकर साहब 20 मिनट बोल चुके हो। नहीं नहीं सर, नहीं नहीं, मेरे पास 28 मिनट हैं। मेरी पार्टी के पास 28 मिनट हैं सर, वह मुख्य सचेतक हैं। स्पीकर साहब, आप इस सदन का कामकाज चलाने के योग्य नहीं रहे। मैं माननीय अध्यक्ष से वही कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा जो ओलिवर क्रॉमवेल ने 1653 में रंप संसद से कहा था और जो यूके के कंजर्वेटिव बैक बेंचर लियो एमरी ने 1940 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री नेविल चैम्बरलेन से कहा था, तुम यहां बहुत देर से बैठे हो, तुमने कोई भला नहीं किया, निकल जाओ मैं कहता हूं और हमें तुमसे छुटकारा मिले। खुदा के वास्ते जाओ। वन इंडिया सब्सक्राइब करें और अपडेट्स पाएं। वन इंडिया ऐप लें।